रात का समय। राहुल अपनी स्टडी टेबल पर सिर पकड़े बैठा है। लैपटॉप की स्क्रीन की नीली रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही है। पास में कॉफी का खाली मग और किताबों का ढेर है। राहुल अपना फोन उठाता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। किसी की विदेश यात्रा, किसी की नई कार की फोटो। उसकी आंखों में जलन नहीं, एक गहरी उदासी है। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? मैं इतनी जान लगाता हूं, फिर भी वही का वही खड़ा हूं। और वो लोग जो कॉलेज में मुझसे नोट्स मांगते थे, आज वो मुझसे मीलों आगे कैसे निकल गए? हताशा जब हद से बढ़ जाती है तो इंसान जवाब ढूंढता है। उस रात राहुल ने अपनी ईगो को साइड में रखा और अपने सबसे करीबी दोस्त आर्यन को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। आर्यन, जो कभी पढ़ाई में राहुल से पीछे था, लेकिन आज एक हाई अचीवर था। राहुल, भाई एक सच बात बता, तू तो एवरेज स्टूडेंट था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी कुछ खास नहीं था, फिर आज तू इतनी ऊंचाई पर कैसे है और मैं यहां घिस रहा हूं? क्या राज है यार? थोड़ी देर तक टाइपिंग दिखता है। राहुल की धड़कनें तेज है, फिर जवाब आता है। आर्यन, सच कहूं राहुल, ये मैंने नहीं किया। ये सब जोसेफ मर्फी की वजह से हुआ है। राहुल हैरान रह गया। जोसेफ मर्फी? ये कौन है? कोई नया मोटिवेशनल स्पीकर? कोई अमीर बिजनेसमैन? कौन है ये सर? कहाँ मिलेंगे? मुझे मिलना है उनसे, शायद वो मेरी भी किस्मत बदल दे। प्लीज बता ना। आर्यन, तुझे उनसे मिलने की जरूरत नहीं है भाई। उन्होंने अपनी सफलता का पूरा सिस्टम एक जगह लिख दिया है। बस उनकी किताब पढ़ ले, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सब कुछ वही है। जो चाहिए वो कैसे पाना है, उसका पूरा नक्शा है उसमें। राहुल तुरंत अमेज़न पर किताब सर्च करता है। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, एक नई उम्मीद की चमक है। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। उसने तय कर लिया कि वो इस सिस्टम को सीख कर ही रहेगा। किताब पढ़ते ही राहुल को सबसे पहला झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक बाहर समाधान ढूंढ रहा था, अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा और लोगों की तारीफ में। लेकिन जोसेफ मर्फी ने बताया कि उसके अंदर एक सोने की खान है। मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन उस उपजाऊ मिट्टी की तरह है जिसमें आप जो भी बीज बोएंगे वही उगेगा। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वो अब तक अपने मन में डर, गरीबी और मुझसे नहीं होगा कि बीज बो रहा था। उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी में जो काट छाट चल रही थी, वो उसकी अपनी ही बोई हुई फसल थी। उस दिन राहुल ने तय किया कि वो अब अपनी इस सोने की खान से डर नहीं, बल्कि दौलत और कामयाबी के विचार निकालेगा। यहां राहुल ने एक बहुत गहरा राज समझा, कॉन्शियस बनाम सबकॉन्शियस। किताब ने एक उदाहरण दिया। राहुल का चेतन मन एक जहाज के कप्तान की तरह है और उसका अवचेतन मन जहाज के इंजन रूम की तरह। अब तक राहुल का कप्तान हमेशा चिल्लाता रहता था, मौसम खराब है, हम डूब जाएंगे, मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं। और इंजन रूम, अवचेतन मन ने बिना सवाल किए उन आदेशों को सच मान लिया और राहुल की जिंदगी के जहाज को डूबने की कगार पर ले आया। राहुल ने सीखा कि उसे अब अपने कप्तान को ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो इंजन रूम को सिर्फ जीत और शांति के आदेश दे। राहुल अक्सर थका हुआ और बीमार महसूस करता था, खासकर एग्जाम या इंटरव्यू से पहले। इस अध्याय ने उसे चौंका दिया। उसे पता चला कि उसका अवचेतन मन ही उसकी धड़कन, सांसें और शरीर की हर कोशिका को कंट्रोल करता है। किताब ने राहुल को एक तकनीक सिखाई, सोने से पहले अपने मन को एक काम सौंपना। राहुल ने उस रात एक प्रयोग किया। उसने सोने से पहले अपनी आंखों को बंद किया और अपने मन से कहा, मेरा मन शांत है, मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं अपनी अगली परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूं। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अंदरूनी शक्ति उसके डर को धीरे धीरे खत्म कर रही है। वो सालों बाद उस रात बिना किसी चिंता के सुकून की नींद सोया। शुरुआत में राहुल को लगा कि ये सब शायद कोई जादू टोना है, लेकिन चौथे चैप्टर ने उसकी आंखें खोल दी। उसने पढ़ा कि पुराने समय में भी लोग विश्वास के जरिए बड़ी बड़ी बीमारियों और मुसीबतों से ठीक हो जाते थे। यहाँ धर्म या चमत्कार मायने नहीं रखता था, बल्कि विश्वास की शक्ति मायने रखती थी। राहुल को समझ आया कि अगर उसका अवचेतन मन किसी बात को सच मान ले, तो वो उसे हकीकत बनाने के लिए पूरी कायनात की शक्तियों को लगा देता है। राहुल ने अब अपनी हार की कहानियां सुनाना बंद कर दिया
और अपने मन में सफलता की एक साफ और चमकदार तस्वीर बनानी शुरू कर दी। उसे अब लगने लगा था कि वो अकेला नहीं है, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उसे कभी गिरने नहीं देगी। राहुल अब अपनी डेस्क पर शांत बैठा है। उसके चेहरे पर अब हार का डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक है। वो किताब का अगला पन्ना पलटता है। राहुल ने अपने मन की मशीनरी को समझना तो शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसके सामने वो सवाल था जो उसे सबसे ज्यादा डराता था, पैसा। राहुल के बटुए में अभी भी पैसे कम थे, लेकिन क्या उसका अवचेतन मन उसे अमीर बना सकता था? क्या वो मानसिक उपचार से अपनी खाली जेब का इलाज कर पाएगा? राहुल ने मन की शक्ति को मान तो लिया था, लेकिन उसके मन में एक शंका थी। क्या आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में, जहां हर कोई एक दूसरे को कुचलने में लगा है, राहुल ने पढ़ा कि आज के समय में हम अपने अवचेतन मन को प्रार्थना और पुष्टि के जरिए प्रोग्राम कर सकते हैं। राहुल ने इसे अपनी जॉब प्रोफाइल पर आजमाया। वो हर सुबह ऑफिस जाने से पहले शांत होकर दोहराता, मेरा काम बेहतरीन है और मेरे आसपास के लोग मेरी मदद कर रहे हैं। उसने देखा कि धीरे धीरे उसके सहकर्मियों का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। उसे समझ आया कि जब वो अंदर से खुद को सफल महसूस करने लगा, तो बाहर की दुनिया ने उसे सफल बनाना शुरू कर दिया। राहुल को सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती थी जब उसे किसी बड़ी समस्या का हल नहीं मिलता था। छठे चैप्टर में उसे जोसेफ मर्फी ने कुछ ठोस तरीके दिए, जैसे द मूवी मेथड। द मूवी मेथड। राहुल ने अपनी जिंदगी की एक बड़ी समस्या, पैसों की तंगी, को हल करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया। वो रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता और अपने दिमाग में एक फिल्म चलाता। फिल्म में वो देख रहा है कि वो बैंक से पैसे निकाल रहा है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और वो खुशी खुशी अपने बिल भर रहा है। उसने इस फिल्म को इतनी बार देखा कि उसके अवचेतन मन ने इसे हकीकत मान लिया। राहुल ने सीखा कि जब आप अपनी सफलता को देख लेते हैं तो उसे पाना आसान हो जाता है। एक दिन राहुल बहुत उदास महसूस कर रहा था। उसे लगा कि शायद वो बहुत देर कर चुका है, लेकिन 7वें चैप्टर ने उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई। आपका अवचेतन मन हमेशा निर्माण करता है, विनाश नहीं। किताब ने समझाया कि अवचेतन मन का स्वभाव ही जीवन की ओर है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ बनने की शक्ति होती है, वैसे ही राहुल के हर विचार में हकीकत बनने की शक्ति थी। राहुल ने महसूस किया कि जब वो नकारात्मक सोचता था तो वो प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहा था, इसीलिए वो बीमार और थका हुआ रहता था। उसने अब विनाश की जगह निर्माण की बातें सोचनी शुरू की। उसने जान लिया कि उसका मन उसे कभी नीचे नहीं गिराएगा अगर वो उसे सही दिशा देगा। राहुल ने एक बहुत बड़ी गलती पकड़ी जो वो सालों से कर रहा था। वो हमेशा सोचता था कि जितनी ज्यादा मानसिक मेहनत वो करेगा, उतना जल्दी सफल होगा। लेकिन इस चैप्टर ने उसे उल्टे प्रयास का नियम सिखाया। मर्फी कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे मजबूरी मान लेता है और परिणाम उल्टा मिलता है। राहुल को याद आया कि कैसे वो एग्जाम हॉल में जितना ज्यादा याद करने की कोशिश करता था, उतना ही ज्यादा भूल जाता था। अब राहुल ने जोर लगाना छोड़ दिया और विश्वास करना शुरू किया। उसने अपने मन को रिलैक्स किया और कहना शुरू किया, सब कुछ सही समय पर हो रहा है। जैसे ही उसने तनाव छोड़ा, उसे अपनी समस्याओं के ऐसे ऐसे समाधान मिलने लगे जो उसे कड़ी मेहनत से कभी नहीं मिले थे। राहुल अब अपनी बालकनी में खड़ा है। वो अब भाग नहीं रहा है, वो शांत है। उसके हाथ में एक चेक है जो उसकी पहली बड़ी कामयाबी का इनाम है। राहुल ने अब तक केवल शांति पाई थी, लेकिन क्या जोसेफ मर्फी उसे सच में अमीर बना सकते थे? क्या अवचेतन मन से पैसा कमाना मुमकिन है? राहुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसका बैंक बैलेंस। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन पैसा उसके पास टिकता ही नहीं था। 9वें चैप्टर में राहुल ने पढ़ा कि अमीरी एक मानसिक अवस्था है। राहुल को समझ आया कि वो अब तक तंगी के बारे में सोच रहा था। जब भी वो बिल देखता, उसे डर लगता। जोसेफ मर्फी ने उसे एक जादुई मंत्र दिया। राहुल ने अब डरने के बजाय दिन में कई बार दोहराना शुरू किया, दौलत, सफलता। उसने महसूस किया कि ये शब्द नहीं, बल्कि उसके अवचेतन मन के लिए बीज हैं।
उसने पैसे को बुरा कहना बंद किया और उसे प्यार से देखना शुरू किया। जैसे ही उसकी कमी की सोच बदली, उसे आय के नए रास्ते दिखने लगे। राहुल के मन में बचपन से एक बात बैठी थी कि अमीर होना लालच है या ज्यादा पैसा समस्याओं की जड़ है। 10वें चैप्टर ने राहुल के इस पुराने सॉफ्टवेयर को पूरी तरह डिलीट कर दिया। मर्फी ने राहुल को बताया कि गरीबी कोई पुण्य नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी है। राहुल ने सीखा कि उसे अमीर होने का उतना ही अधिकार है जितना उसे सांस लेने का। उसने ये मानना शुरू किया कि पैसा उसके जीवन में आज़ादी और दूसरों की मदद करने का जरिया है। उसने पैसे को सर्कुलेशन की तरह देखा, जैसे खून शरीर में घूमता है। राहुल ने जब पैसे के प्रति अपनी गिल्ट को खत्म किया तो उसके पास अवसरों का आना तेज हो गया। राहुल को लगता था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है, लेकिन 11वें चैप्टर ने उसे सफलता के 3 असली कदम सिखाए। फर्स्ट, वो काम करना जिसे आप प्यार करते हैं। सेकंड, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना। थर्ड और सबसे जरूरी, आपकी सफलता से दूसरों का भी भला होना। राहुल ने अपने काम, जो वो पहले सिर्फ पैसों के लिए करता था, को एक सेवा की तरह देखना शुरू किया। उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मेरा मन मुझे सही रास्ता दिखाए। उसे अचानक ऐसे आइडियाज आने लगे जो उसके बॉस और क्लाइंट्स को पसंद आने लगे। उसने अब सफलता के लिए धक्का देना बंद कर दिया था, क्योंकि उसका अवचेतन मन अब उसका बिजनेस पार्टनर बन चुका था। राहुल के ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अटक गया था। कोई भी टेक्निकल समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहा था। तब राहुल ने 12वें चैप्टर से सीखा कि कैसे दुनिया के महान वैज्ञानिकों जैसे निकोला टेस्ला और आइंस्टाइन ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल बड़ी खोजों के लिए किया। राहुल ने स्लीप टेक्निक अपनाई। सोने से पहले उसने उस जटिल समस्या को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया और कहा, मुझे इसका जवाब सुबह तक मिल जाएगा। अगली सुबह जैसे ही वो सोकर उठा, उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने उस समस्या को चुटकियों में हल कर दिया। राहुल अब समझ चुका था कि उसका मन सिर्फ एक भंडार नहीं बल्कि एक सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया की हर समस्या का समाधान जानता है। राहुल ने अब अमीरी और सफलता का कोड तो क्रैक कर लिया था, लेकिन एक और जगह थी जहां वो हमेशा हार जाता था, रिश्ते, रिलेशनशिप्स। क्या उसका अवचेतन मन उसके टूटते हुए रिश्तों को जोड़ सकता था? क्या वो लोगों के दिलों को जीतना सीख पाएगा? राहुल की कहानी अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां बाहर से तो सब कुछ सही लग रहा था, पैसा आ रहा था, करियर सेट था, लेकिन अंदर एक खालीपन था। राहुल के पास कामयाबी तो थी, पर उसे बांटने के लिए सही रिश्ते और मानसिक शांति नहीं थी। राहुल अब बहुत व्यस्त रहने लगा था। उसे लगता था कि कम सोने से वो ज्यादा काम कर पाएगा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो चिड़चिड़ा रहने लगा। 13वें चैप्टर में राहुल ने नींद का एक नया सच जाना। मर्फी ने बताया कि नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं, बल्कि अवचेतन मन से सलाह लेने का समय है। राहुल ने अब रात को चिंता लेकर सोना छोड़ दिया। उसने गाइडेंस टेक्निक अपनाई। जब भी उसे कोई बड़ा फैसला लेना होता, वो सोने से पहले कहता, मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमानी मुझे सही रास्ता दिखा रही है। उसने महसूस किया कि गहरी नींद के बाद उसे सुबह ऐसे समाधान मिलते जो उसे जागते हुए कभी नहीं सूझे थे। उसे समझ आया कि नींद में उसका मन ब्रह्मांड की शक्तियों से रिचार्ज होता है। राहुल की लव लाइफ हमेशा से उलझी हुई थी। उसे लगता था कि उसे कभी कोई समझने वाला नहीं मिला। 14वें चैप्टर ने उसे आईना दिखाया। राहुल ने सीखा कि हम दूसरों को नहीं बल्कि अपने ही मानसिक विचारों को आकर्षित करते हैं। राहुल अब तक अकेलेपन और धोखे के डर में जी रहा था, इसलिए उसे वैसे ही अनुभव मिल रहे थे। उसने अब अपनी सोच बदली। उसने अपने मन में एक आदर्श जीवन साथी की खूबियों की लिस्ट बनाई और महसूस किया कि वो इंसान उसकी जिंदगी में आ चुका है। उसने दूसरों की कमियां निकालना बंद किया और अपने मन में प्रेम और सम्मान के बीज बोए। उसने सीखा कि अगर मन का घर ठीक है तो बाहर का घर भी खुशहाल हो जाएगा। इतनी सफलता के बाद भी राहुल कभी कभी उदास हो जाता था। उसे लगता था कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि के बाद मिलेगी, लेकिन 15वें चैप्टर ने उसे चौंका दिया। जोसेफ मर्फी ने कहा, खुशी एक चुनाव है,
कोई मंजिल नहीं। राहुल ने अब खुश रहने की आदत डाली। वो हर सुबह उठकर खुद से कहने लगा, आज मैं खुशी को चुनता हूं, आज मैं शांति को चुनता हूं। उसने सीखा कि खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि मन की उस स्थिति में है जहां आप वर्तमान में जो है उसके लिए आभारी होते हैं। राहुल ने अब अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों से छीनकर अपने अवचेतन मन को दे दिया। राहुल के ऑफिस में कुछ लोग ऐसे थे जो उसे पसंद नहीं करते थे और उसके काम में अरंगा डालते थे। राहुल उनसे नफरत करता था, लेकिन 16वें चैप्टर ने उसे द गोल्डन रूल सिखाया। मर्फी ने बताया कि जो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं वही आपका अवचेतन मन आपके लिए सच कर देता है। अगर राहुल दूसरों के लिए बुरा सोचता था तो वो असल में अपने ही मन में जहर घोल रहा था। राहुल ने अब एक मानसिक प्रयोग किया। उसने उन लोगों को दिल से माफ किया और उनके लिए तरक्की और शांति की कामना की। इसका परिणाम जादुई था। कुछ ही दिनों में वही लोग जो उसे परेशान करते थे खुद ब खुद उसके मददगार बन गए। राहुल ने समझ लिया कि दुनिया एक आईना है। अगर आप मुस्कुराएंगे तो सामने से भी मुस्कुराहट ही मिलेगी। राहुल ने अब अपनी दुनिया को स्वर्ग बना लिया था। उसने पैसा, प्यार और खुशी सब कुछ पा लिया था, लेकिन अभी भी दो दुश्मन बाकी थे जो किसी भी इंसान को तोड़ सकते हैं, माफी न दे पाना और पुराना डर। क्या राहुल अपने अतीत के बोझ को उतार पाएगा? क्या वो अपनी पुरानी बुरी आदतों को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? राहुल की यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर है। उसने पैसा कमा लिया, रिश्ते सुधार लिए, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अब भी अतीत के कुछ घाव और भविष्य के अनजाने डर छिपे थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के आखिरी 4 अध्यायों ने राहुल को वो सुपर पावर दी जिसने उसे एक साधारण इंसान से एक मास्टर ऑफ माइंड बना दिया। राहुल की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसकी बरसों पुरानी कड़वाहट। उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा था जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उसका मजाक उड़ाया था। 17वें चैप्टर में राहुल ने पढ़ा कि नाराजगी पालना एक गर्म कोयले को हाथ में पकड़ने जैसा है, जो जलाता तो आपको है पर आप सोचते हैं कि इससे दूसरा जलेगा। राहुल ने सीखा कि क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को मानसिक कैद से आजाद कर रहे हैं। राहुल ने आंखें बंद कीं और उन सभी लोगों को मानसिक रूप से रिलीज कर दिया। उसने उनके लिए शांति की कामना की। जैसे ही उसने माफ किया, उसे अपने सीने पर से एक भारी बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। अब उसका अवचेतन मन पूरी तरह साफ था और नई सफलताओं के लिए तैयार था। इतनी सफलता के बाद भी राहुल की एक पुरानी आदत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, प्रोक्रेस्टिनेशन। 18वें चैप्टर ने उसे सिखाया कि बुरी आदतें अवचेतन मन में बनी पुरानी पगडंडियां हैं। राहुल ने इसे बदलने के लिए कल्पना की शक्ति का उपयोग किया। वो दिन में 2 बार शांत बैठता और खुद को एक अनुशासित और फुर्तीले इंसान के रूप में देखता जो हर काम समय पर पूरा कर रहा है। उसने अपनी उस पुरानी मानसिक बाधा को नई मानसिक तस्वीरों से रिप्लेस कर दिया। धीरे धीरे उसे काम टालने में तकलीफ होने लगी और काम खत्म करने में मजा आने लगा। उसने जान लिया कि मन की किसी भी दीवार को सही विचारों की हथौड़ी से तोड़ा जा सकता है। राहुल को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करना था। अचानक उसका पुराना दुश्मन डर वापस आ गया। उसे लगा कि वो सब कुछ बिगाड़ देगा, लेकिन 19वें चैप्टर ने उसे डर का सामना करने का हथियार दिया। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिस चीज से डर लगे उसे कर डालो, डर का मरना तय है। राहुल ने डर को विपरीत विचार से हराया। जब भी उसका मन कहता लोग क्या कहेंगे, वो उसे जवाब देता लोग मेरे विचारों की सराहना कर रहे हैं। उसने अपनी घबराहट को उत्साह का नाम दे दिया। जब वो मंच पर पहुंचा तो उसकी आवाज में वो जादू था जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने समझ लिया कि डर सिर्फ मन की एक फिल्म है और वो खुद उस फिल्म का डायरेक्टर है। कहानी के अंत में राहुल ने अपनी उम्र और भविष्य के बारे में सोचा। 20वें चैप्टर ने उसे जीवन का सबसे बड़ा दर्शन दिया। बुढ़ापा उम्र से नहीं बल्कि उत्साह खत्म होने से आता है। राहुल ने संकल्प लिया कि वो कभी रिटायर नहीं होगा, काम से नहीं बल्कि सीखने से। उसने अपने अवचेतन मन को संदेश दिया कि वो हर दिन नया सीख रहा है, उसका दिमाग तेज है और उसकी आत्मा हमेशा युवा है।
राहुल ने देखा कि जो लोग बूढ़े होने के डर में जीते हैं वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। उसने अपनी ऊर्जा को सेवा, ज्ञान और प्रेम में लगाया। राहुल अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था। तो दोस्तों, राहुल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रमाण है कि आपकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपके अंदर का खजाना उसे बदलने की ताकत रखता है। राहुल ने अपनी किस्मत नहीं बदली, उसने अपना माइंडसेट बदला और किस्मत अपने आप बदल गई। अगर आज के इस वीडियो ने आपके अंदर एक छोटी सी भी उम्मीद जगाई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। हमें आपके एक लाइक से हिम्मत मिलती है कि हम ऐसी और भी कहानियां आप तक ला सकें। और अगर आप अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को दबाना ना भूलें। याद रखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड की यात्रा अभी शुरू हुई है। कमेंट्स में लिखिए, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। चलिए साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।